क्या ऐसा भी हो सकता है कि शिवसेना सुप्रीमो बाला साहब ठाकरे को मारने का इरादा बनाकर कोई उनके पास पहुंच गया हो? शिव सैनिकों के बीच पूरी मुंबई में बाला ठाकरे की इमेज कुछ ऐसी थी कि शिव सैनिक बाला साहब के एक इशारे पर अपनी जान देने को तैयार थे। केवल महाराष्ट्र नहीं बल्कि पूरे देश में उनकी तूती बोलती थी। बाबा साहब जो कह देते थे उसको सीधे सीधे नकारने का साहस केंद्र सरकार का बड़े से बड़ा मंत्री भी नहीं कर सकता था। ऐसी स्थिति में एक व्यक्ति ऐसा भी था जो सच में बाला साहब ठाकरे को मारने की सुपारी ले चुका था और उनको मारने के लिए निकल चुका था। ये खबर जब मुंबई पुलिस को लगी तो उनके हाथ पांव फूल गई, क्योंकि मुंबई पुलिस अच्छी तरह से जानती थी कि जो व्यक्ति बाला साहब ठाकरे को मारने के लिए निकला है वो सच में इतनी काबिलियत रखता था कि सही समय पर अगर उसे रोका न गया तो वो बाला साहब ठाकरे को दूसरी दुनिया में पहुंचा सकता था। आखिर कौन था वो व्यक्ति जिसे मुंबई पुलिस भी इतनी अच्छी तरह से जानती थी? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में बाला साहब ठाकरे पर हुए हमले की इनसाइड स्टोरी। ये घटना साल 1990 की है। जम्मू कश्मीर आतंकवादी अपने चरम पर था। कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार हो रहे थे और उन्हें जबरदस्ती घाटी छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था। दूसरी तरफ पूरे देश में हर साल की तरह इस वर्ष भी बाबा बर्फानी की यात्रा की तैयारी हो चुकी थी। लोग बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए तैयारी बना चुके थे, लेकिन अचानक की जम्मू कश्मीर में सक्रिय आतंकवादी गुटों ने यह फरमान जारी कर दिया कि अमरनाथ यात्रा नहीं होगी, क्योंकि इस यात्रा से जम्मू कश्मीर के पर्यावरण को खतरा पैदा हो रहा है। ये बात जब बाला साहब ठाकरे को पता चली तो उन्होंने सीधे सीधे आतंकवादियों से कहा कि हज जाने वाले लोगों की सभी फ्लाइट्स मुंबई से होकर जाती थी। यदि अमरनाथ यात्रा को रोका गया तो यहां से एक भी फ्लाइट हज के लिए टेक ऑफ नहीं कर पाएगी। इस ऐलान के बाद तत्काल आतंकवादियों ने अमरनाथ यात्रा पर लगी रोक हटा ली और बाबा बर्फानी के दर्शन करने वाले उनके भक्तों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। कुछ ऐसी थी बाला साहब ठाकरे की हनक। वो जो बोलते थे बेबाक बोलते थे और बिना किसी डर के बोलते थे। उनकी बात काटने का साहस किसी में नहीं था। बाला साहब ठाकरे को मारने का प्रयास किसने किया और क्यों किया, ये जानने से पहले चलिए जान लेते हैं बाला साहब ठाकरे की लाइफ जर्नी के बारे में। लेकिन इसके पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, हमारे जिन साथियों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लें, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस बिना किसी रुकावट के देख सके। महाराष्ट्र की राजनीति में यदि शिवसेना को अलग कर दिया जाए तो निश्चित रूप से पूरा का पूरा राजनीतिक साम्राज्य मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में विशेष रूप से मराठी मानुष की आवाज उठाने, उनके लिए काम करने के मामले में शिवसेना ने जो योगदान दिया है वो अपने आप में मेमोरेबल और रिमार्केबल है। ओवरऑल महाराष्ट्रियन पॉलिटिक्स में मराठी कम्युनिटी की अपनी एक अहम जगह है, जिसमें शिवसेना की भूमिका अहम है। आपको बता दें कि शिवसेना को लेकर आज भले ही आप डिस्प्यूट देख रहे हो, उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच की रस्साकशी देख रहे हो, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब देश की पॉलिटिकल धुरी के तौर पर शिवसेना सुप्रीमो बाला साहब ठाकरे को देखा जाता था। बाला साहब ठाकरे जब तक और जीवित रहे, महाराष्ट्र की राजनीति और सरकार का रिमोट कंट्रोल उनके ही हाथ में रहा। 23 जनवरी 1926 को बाला साहब ठाकरे का जन्म हुआ था। उनके पिता केशव सीताराम ठाकरे एक प्रबुद्ध चंद्रसेनी कायस्थ प्रभु परिवार की बागडोर चला रहे थे। उनकी अपनी एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी थी। बेसिकली वो एक लेखक थे और उन्होंने मराठी भाषण को इकट्ठा करने के लिए काफी अच्छा काम किया। उन्होंने संयुक्त मराठी चलवल यानी आंदोलन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था। एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद बाला साहब के कार्टून इसके तौर पर काम करने लगे। वो अंग्रेजी अखबारों के लिए कार्टून बनाते थे। इसके बाद 1960 में उन्होंने मार्मिक नाम से एक न्यूज़पेपर पब्लिश करना शुरू किया। वीकली निकलने वाला ये अखबार बेसिकली बाला साहब के पिता को पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट किया करता था। इसके बाद साल 1966 में उन्होंने शिवसेना को इस्टेब्लिश किया। मराठी भाषा में उन्होंने सामना के नाम से एक अखबार शुरू किया जो आज भी प्रकाशित होता है। इसके अलावा हिंदी भाषा में दोपहर का सामना नाम से एक और अखबार शुरू किया। इन दोनों अखबारों के माध्यम से वो मराठी भाषा के साथ साथ हिंदी भाषण के बीच भी अपनी पहुंच बनाने में कामयाब रहे। वो बेसिकली अपने हिंदूवादी विचारों के लिए जाने जाते थे और इसी की वजह से वो सुर्खियों में बने रहते थे। उम्र होने पर बाला साहब ठाकरे का विवाह मीना ठाकरे से हुआ था, जिससे उनके 3 बेटे बिंदु माधव, जयदेव और उद्धव ठाकरे हुए, जिसमें से उनके बड़े बेटे बिंदु माधव और उनकी पत्नी मीना का 1996 में निधन हो गया था। बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना का गठन किया और इसका संचालन शुरू किया।
तो इसकी वजह से उन्हें मराठी जगत में काफी पॉपुलैरिटी हासिल हुई। वो इसी के जरिए अपनी एक राजनीतिक पहचान बनाने में कामयाब रहे और आगे चलकर उनका वर्चस्व इतना बढ़ा कि 1995 में वो भाजपा के साथ गठबंधन बनाकर महाराष्ट्र में अपनी सरकार बनाने में कामयाब रहे। हालांकि वो खुद कभी मुख्यमंत्री की रेस में शामिल नहीं रहे, लेकिन महाराष्ट्र की सरकार का रिमोट कंट्रोल उनके अपने हाथ में हुआ करता था। महाराष्ट्र सरकार का संचालन बाला साहब ठाकरे के अपने घर यानी मातोश्री से ही हुआ करता था। साल 2005 में उनके बेटे उद्धव ठाकरे उनकी विरासत को अपने हाथों में लेने और आगे चलकर उसका खुद संचालन करने के काबिल हो गए थे, लेकिन उससे उनके भाई के बेटे राज ठाकरे के बीच विवाद हुआ और साल 2006 में राज ठाकरे ने अपनी एक नई पार्टी बना ली जिसका नाम महाराष्ट्र निर्माण सेवा रखा गया। बाल ठाकरे अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रहते थे और यही वजह थी कि उनके खिलाफ सैकड़ों की संख्या में मुकदमे भी दर्ज हो गए थे। आगे चलकर उनका अपना स्वास्थ्य खराब रहने लगा। एक लंबी बीमारी के चलते 25 जुलाई 2012 को मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती कराया गया। 14 नवंबर 2012 को उनके हेल्थ को लेकर जो बुलेटिन जारी किया उसके अनुसार उन्होंने खाना पीना त्याग दिया था। अस्पताल से छुट्टी दिलाकर उनको घर ले आया गया। घर पर ही सारी व्यवस्थाओं के साथ उनका जिंदा रखने का प्रयास किया गया, लेकिन 17 नवंबर 2012 को उन्होंने अंतिम सांस ली। डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग उनकी मृत्यु की वजह हार्ट अटैक को बताया गया। इसके बाद शिवाजी मैदान में पूरे ऑनर के साथ उनकी अंत्येष्टि की गई। साल 2015 में मराठी फिल्म बाल कडू सिनेमा घर में लगी, जो बाला साहब ठाकरे के जीवन और उनकी आइडियोलॉजी पर आधारित थी। इस फिल्म को प्रोड्यूसर के स्वप्ना पाटकर थे। इस फिल्म को विशेष रूप से उनके जन्म दिवस 23 जनवरी पर रिलीज किया गया था। अतुल काले ने डायरेक्ट किया था। साल 1990 में एक और फिल्म आई जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने बाल ठाकरे का रोल प्ले किया था और मीना ठाकरे यानी उनकी पत्नी का रोल अमृता राव ने प्ले किया था। आइए अब बात करते हैं उस इंसिडेंट की जिसके तहत बाला साहब ठाकरे को उनके ऑफिस में घुसकर जान से मार देने की साजिश रची गई। साल 1993 में जब मुंबई में बम धमाके हुए उसके बाद मुंबई पुलिस काफी एक्टिव हो गई और वो अंडरवर्ल्ड का सफाया करने की अपनी मुहिम में जुट गई। एक से बढ़कर एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट सामने आए और उन्होंने अंडरवर्ल्ड के लिए काम कर रहे बदमाशों, गैंगस्टर्स और गुंडों को उनकी ही भाषा में जवाब देना शुरू किया। ऑन द स्पॉट जब उनको ढेर करना शुरू किया तो विदेशों में बैठे उनके आकाओं के हाथ पांव फूल गए। विशेष रूप से दाऊद इब्राहिम की पैंट उस वक्त गीली और निक्कर ढीली हो गई जब उसने ये महसूस कर लिया कि अब मुंबई पुलिस किसी भी सूरत में उसकी हुकूमत नहीं चलने देगी। तब उसने मुंबई में बैठे अपने लोगों को आदेश दिया कि जो भी दाऊद इब्राहिम के खिलाफ आवाज उठाए या उसके खिलाफ काम करे उसे मौत के घाट उतार दिया जाए। अबू सलेम मुंबई में बैठकर दाऊद इब्राहिम के आर्डर पर काम किया करता था और मुंबई में चल रहे तमाम ऑपरेशन को वही देख रहा था। मुंबई में 3 बड़ी नामचीन हस्तियों के कत्ल हो चुके थे। अंडरवर्ल्ड के इशारे पर अपनी जान गंवाने वाले ये लोग थे बिजनेसमैन प्रदीप जैन, फिल्म प्रोड्यूसर जावेद सिद्दीकी और फेमस बिल्डर कुकरेजा। दाऊद इब्राहिम के खिलाफ काम कर रहे जिस व्यक्ति को मारने का टारगेट सेट किया गया था वो कोई और नहीं शिवसेना सुप्रीमो बाला साहब ठाकरे थे। यह तय किया गया था कि उनके ऑफिस में घुसकर गोली मार दी जाए और इस काम की प्लानिंग के लिए सलीम हड्डी और राजेश इग्वे को हायर किया गया था। अगर आप राजेश इग्वे को हल्के में ले रहे हैं तो थोड़ा सा ठहर जाइए, हम आपको इस व्यक्ति के बारे में बता देते हैं। क्योंकि जब मुंबई पुलिस ने यह सुना कि राजेश इग्वे बाला साहब ठाकरे को मारने के लिए सुपारी ले चुका है और उन्हें मारने के लिए निकल चुका है तो मुंबई पुलिस की हलक का थूक भी सूख गया। क्योंकि राजेश इग्वे कोई और नहीं, एक समय में वो मुंबई पुलिस का ही एक कर्मचारी था। वो मुंबई पुलिस का एक ट्रेंड कमांडो था जिसको कंट्रोल करना आसान काम नहीं था, लेकिन उसकी लाइफ के हालात कुछ इस तरह बदले कि वो रक्षक से भक्षक बन गया और अंडरवर्ल्ड की दुनिया में दाऊद इब्राहिम जैसे भगौड़े के लिए काम करने लगा। हालांकि मुंबई पुलिस में ऐसे कई लोग शामिल थे जो सरकार से सैलरी लेते थे लेकिन ड्यूटी अंडरवर्ल्ड की बजाते थे। उस समय के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर अमरजीत सिंह समरा थे। उन्होंने ऐसे पुलिस वालों की एक लिस्ट तैयार की जो अपने कर्तव्य के साथ गद्दारी करके देश के दुश्मनों का साथ दे रहे थे, अंडरवर्ल्ड के पेरोल पर सरकारी नौकरी कर रहे थे। जब पुलिस ने अपने डिपार्टमेंट में पल रहे इन गद्दारों की सूची तैयार की तो इसमें 18 नाम शामिल थे। इनमें से एक नाम राजेश इग्वे का भी था। इन सभी को पुलिस डिपार्टमेंट से बर्खास्त कर दिया गया। एक समय था जब राजेश इग्वे एक आम नौजवान था। इसके मन में पुलिस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करके देश की सेवा करने का जज्बा था। उसने काफी मेहनत की और मुंबई पुलिस को ज्वाइन किया। मुंबई पुलिस में नौकरी हासिल करने के बाद राजेश ने काफी ईमानदारी और मेहनत से काम किया।
आगे चलकर उसने कमांडो ट्रेनिंग भी कंप्लीट की। कहते हैं कि आगे चलकर उसे शराब की लत लग गई और उसे कुछ ऐसे साथी मिले जो उसे महंगी से महंगी शराब मुफ्त में पिलाया करते थे। इस एहसान के बदले में राजेश कभी कभी अपनी वर्दी का रौब दिखाकर उनके छोटे मोटे काम कर दिया करता था। लेकिन यह सिलसिला जब आगे बढ़ने लगा तो बात केवल शराब के पीने पिलाने तक सीमित नहीं रही, बल्कि अब राजेश के कनेक्शन अंडरवर्ल्ड में गहरे होते चले गए। आगे चलकर अंडरवर्ल्ड के बड़े बड़े डॉन और दाऊद इब्राहिम से भी उसके संपर्क काफी अच्छे हो गए। अब मुंबई पुलिस में नौकरी करते हुए वो अंडरवर्ल्ड के इशारे पर काम करने लगा। अंडरवर्ल्ड से पैसे लेकर सुपारी के लिंक करना, पुलिस डिपार्टमेंट में रहकर अपराधियों के अपराध को छिपाना, थाने में दादागिरी करना और अपने सीनियर ऑफिसर से लड़ाई झगड़ा करना। जब इस तरह की चीज सामने आने लगी तो डिपार्टमेंट ने अपनी तरफ से एक्शन लिया और राजेश इग्वे को भी नौकरी से बाहर कर दिया। लेकिन इससे राजेश को कोई फर्क नहीं पड़ा और वो अब खुलकर अंडरवर्ल्ड के लिए काम करने लगा। इस दौरान दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन, अरुण गवली, अमर नायक जैसे खतरनाक गैंगस्टर के साथ उसके कनेक्शन बन गए और वो इन सभी के लिए काम करने लगा। साल 1993 के बम धमाके के दौरान मुंबई में दाऊद इब्राहिम का चहेता अबू सलेम हुआ करता था। वो उसके तमाम टास्क को पूरा करता था और कोशिश किया करता था कि दाऊद इब्राहिम की नजर में उसकी इमेज और भी बेहतर बनती चली जाए। मुंबई बम धमाकों में भी अबू सलेम का नाम आया था और पुलिस उसके खिलाफ जांच कर रही थी। अबू सलेम का एक खास आदमी हुआ करता था जिसका नाम था सलीम हड्डी। सलीम हड्डी के संपर्क में था मुंबई पुलिस का एक्स सर्विसमैन राजेश इग्वे। राजेश अब अबू सलीम की टीम में शामिल हो चुका था। सलीम हड्डी और राजेश इग्वे की जोड़ी ने अबू सलीम के इशारे पर मुंबई में कई खतरनाक क्राइम किए। 2 सालों तक इन्होंने अबू सलीम के हर आदेश को पूरा किया। बिजनेसमैन प्रदीप जैन के ऑफिस में घुसकर इन दोनों ने उसे बेरहमी से मार दिया। फिल्म प्रोड्यूसर जावेद सिद्दीकी की हत्या कर दी गई। इसके पीछे कारण यह था कि दाऊद इब्राहिम की सेटिंग एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस से थी जिसका नाम था अनीता अयूब। दाऊद इब्राहिम अनीता अयूब पर फिदा था। अब वो चाहता था कि जावेद सिद्दीकी अनीता अयूब को अपनी फिल्मों में ले, लेकिन जावेद सिद्दीकी ने अनीता अयूब को अपनी फिल्म में लेने से मना कर दिया। बस फिर क्या था, भाई का दिमाग सटक गया और उसने अबू सलीम को इशारा किया। अबू सलीम ने सलीम हड्डी और राजेश इग्वे को इशारा किया और इसके बाद जावेद सिद्दीकी का गेम बजा दिया गया। इसी तरीके से बिल्डर कुकरेजा के इलाके में घुसकर उसे बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। इन तमाम घटनाओं से मुंबई पुलिस में दहशत का एक नया दौर शुरू हो गया। आम नागरिक कुछ इस कदर परेशान रहने लगे कि सभी बिल्डर्स, डॉक्टर्स, बिजनेसमैन, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग, यहाँ तक कि मुंबई के आम नागरिक भी डर के साए में जीने पर मजबूर हो गए। लोगों को यह बात समझ में आ गई कि डी कंपनी का नया शूटर अपने टारगेट को जब गोली मारता है तो गोली का हिसाब भूल जाता है। इन तमाम हत्याओं और खौफ के पीछे एक ही नाम सामने आ रहा था और वो नाम था राजेश इग्वे का। मुंबई पुलिस इस बात से अनजान थी कि उनका ही एक एक्स सर्विसमैन इस समय अंडरवर्ल्ड का खतरनाक शूटर बन चुका है, जिसने एक रक्षक के तौर पर जनता की सेवा करने की शपथ ली थी। अब वो अपराधियों के इशारे पर देश के आम नागरिकों की जान ले रहा है। राजेश इग्वे खुद एक पुलिस वाला था, इसलिए वो पुलिस वालों के तमाम पैंतरे जानता था कि किस तरह पुलिस अपराधियों के साथ छल करती है, उन्हें पकड़ती है तो उनके साथ किस तरीके की चाल को चाल चलती है ताकि वो अपना उल्लू सीधा कर सके। और इन सब से भी बढ़कर यह बात थी कि राजेश इग्वे मुंबई पुलिस का एक ट्रेंड कमांडो था। साल 1993 तक मुंबई अंडरवर्ल्ड में धर्म को लेकर कोई बात सामने नहीं आती थी, लेकिन सन 1993 में जब बम धमाके हुए और इसमें अंडरवर्ल्ड के टॉप मुस्लिम के इन्वॉल्व होने की इंफॉर्मेशन सामने आई तो आगे चलकर छोटा राजन ने अपना रास्ता अलग कर लिया और फिर मुंबई अंडरवर्ल्ड में धर्म के आधार पर गैंग्स और गैंगस्टर सामने आने लगे। विशेष रूप से अब रिलीजियस पर बेस्ड अंडरवर्ल्ड गेम खतरनाक डॉन का खतरनाक खेल भी चालू हो गया। छोटा राजन और दाऊद इब्राहिम के गैंग के बीच जो गैंगवार होती उसमें दोनों ही तरफ के लोग एक दूसरे की खून के प्यासे हो गए। ऐसे ही नफरत के दौर में दाऊद इब्राहिम ने बाला साहब ठाकरे को अपना टारगेट बनाया, क्योंकि बाला साहब ठाकरे उस समय एक हिंदूवादी नेता के तौर पर स्टैब्लिश हो चुके थे। उनके विभाग, बयानबाजी और हिंदुत्व के प्रति उनका साहस उनकी लोकप्रियता का कारण था और यही वजह थी कि मुसलमान के बीच वो नफरत का कारण बने हुए थे। बाला साहब ठाकरे ने अपने स्थान से बहुत कम बाहर निकलते थे और 24 घंटे उनके आसपास सैकड़ों लोग मौजूद रहते थे, इसलिए उन्हें मारना तो दूर, उनके पास पहुंचना भी बहुत मुश्किल था। किसी मुस्लिम शूटर के लिए तो यह काम बिल्कुल भी इम्पॉसिबल था। इसीलिए बाला साहब ठाकरे को मारने के लिए अबू सलेम ने राजेश इग्वे को चुना। इसके कई कारण थे। पहली बात तो ये कि राजेश एक हिंदू था, दूसरा वो मुंबई पुलिस का एक्स सर्विसमैन था।
पुलिस या पैटर्न और पुलिस के काम करने के तरीके को वो अच्छी तरह से समझता था। उसके अपने कनेक्शन थे और ऐसे ही तमाम कनेक्शन को यूज करके उसने किसी तरीके से बाला साहब ठाकरे के ऑफिस में उनसे मिलने का टाइम ले लिया। 7 नवंबर 1995, जी हाँ, यही वो तारीख थी जिस दिन राजेश को बाला साहब ठाकरे से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट दिया गया था। यानी कि राजेश एक बाला साहब ठाकरे से मिलने के लिए जाता है और वो इस समय उनकी जान ले लेता। 7 नवंबर की सुबह ही मुंबई पुलिस के पास उनके मुखबिर से एक सूचना आई कि आज बाला साहब ठाकरे से मिलने के लिए जो व्यक्ति आने वाला है वो अबू सलीम के कहने से आ रहा है और इसका इरादा बाला साहब ठाकरे को जान से मार देने का है। इस बात को सुनने के साथ ही मुंबई पुलिस पूरी तरह से हैरान हो गई। ऐसा लगा जैसे उनके पैर के नीचे से किसी ने जमीन खींच ली हो। मुंबई पुलिस ने उस व्यक्ति के बारे में पता लगाया तो पता चला कि यह व्यक्ति राजेश इग्वे है। इसके बाद अब पूरी की पूरी मुंबई पुलिस की ताकत राजेश इग्वे को तत्काल ढूंढने के लिए लगा दी गई। बड़े बड़े एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, मुंबई पुलिस के एक से बढ़कर एक खतरनाक और तेज तर्रार अधिकारी मैदान में उतर गए। वो किसी तरीके से राजेश इग्वे को समय से पहले पकड़ लेने की कोशिश करने लगे। राजेश इग्वे की यह खासियत थी कि वो अक्सर छुपने के लिए पुलिस कॉलोनी का सहारा लिया करता था। जी हाँ, आपको हैरानी जरूर हो रही होगी, लेकिन वो अपने आप में इतना कॉन्फिडेंट था कि वो पुलिस वालों के बीच में रहकर ही अपराध को अंजाम दिया करता था। उनकी नाक के नीचे रहकर ही उसने बाला साहब ठाकरे को मारने की प्लानिंग की और अपनी प्लानिंग के मुताबिक वो काम कर रहा था। दूसरी तरफ पुलिस भी इस बात को समझ गई थी कि राजेश अक्सर पुलिस कॉलोनी में ही छुपा रहता है, इसलिए पुलिस ने अपनी तमाम कॉलोनियों को छावनी में बदल दिया। तारदेव पुलिस कॉलोनी से राजेश जैसे ही बाला साहब ठाकरे से मिलने के अपॉइंटमेंट के अकॉर्डिंग मिलने के लिए आगे निकला तो वो पुलिस मैन कादर खान की नजर से बच नहीं पाया। कादर खान ने राजेश को रोका और उसे साफ साफ कह दिया कि रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा, लेकिन राजेश तो पूरे कॉन्फिडेंट में था। वो पलटा और उसने हमला करके भागने की रणनीति अपनाई, लेकिन उसके पलटते ही यहां से कई गोलियां चल गईं, क्योंकि कादर खान को देखकर राजेश ने अपनी गन निकाली ताकि वो सामने वाले को गोली मार सके। लेकिन उसके पहले ही कादर खान की बंदूक चल गई और उनसे निकली गोलियों ने राजेश की जिंदगी को ही छीन लिया। तो इस तरह मुंबई पुलिस ने अपनी सूझबूझ से समय रहते राजेश को गिरफ्तार कर लिया और बाला साहब ठाकरे की जान बचाई गई। ये थी बाला साहब ठाकरे पर किए गए जानलेवा हमले की इनसाइड स्टोरी। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।